नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें, कोरोना अपडेट्स, बाजार की खबरें, देश की खबरें और दुनिया की खबरें। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई है। ये बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। इससे पहले कल अगले लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से राज्यों की स्थिति, लॉकडाउन को लेकर उनकी राय जानी थी। ये पहला मौका था जब गृह मंत्री ने लॉकडाउन के एक और चरण के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके विचार जाने। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान शाह ने राज्यों के चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में उनके विचार जाने और 1 दिन के बाद किन क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं, इस बारे में भी उनसे राय दी। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारत ने खारिज कर दिया है। उच्च स्तरीय सूत्रों ने साफ किया है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि भारत का स्पष्ट रुख है कि चीन के साथ सीमा संबंधी मुद्दे पर सीधा संपर्क में है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर ट्रंप ने कहा था कि भारत और चीन के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। 1.4 बिलियन लोगों और बेहद ताकतवर मिलिट्री के बीच ये विवाद है। भारत खुश नहीं है और ये संभव है कि चीन भी खुश ना हो। मैंने मोदी से बात की थी। चीन के साथ जो भी चल रहा है उस पर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं था, ये उनका बयान था। भारत और चीन के बीच मध्यस्थता के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि मेरे मध्यस्थता करने से उन्हें मदद मिलेगी तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। देश में कोरोना के मरीजों में अचानक बढ़ोतरी आई है। 24 घंटे के भीतर 7,466 नए मामले सामने आए हैं। 175 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 लोग ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 71,106 हो गई है। अब देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 90,000 है। सबसे ज़्यादा खराब हालात जो है महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 होने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या भी 400 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 50% लोग ठीक हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देखा जा रहा है कि 80% लोग घर पर रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर खांसी बुखार है, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। कल रात लिए गए इस फैसले से ज़्यादातर लोग वाकिफ नहीं थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने बताया कि उनके पास कार्ड है, बावजूद इसके उन्हें जाने नहीं दिया गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के साथ लगते ज़िले हरियाणा के लिए बड़ी चिंता की बात है। हमें 80% केस उन जिलों से मिले हैं जो दिल्ली से सटे हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। इससे पहले भी हरियाणा ने बॉर्डर को सील किया था, हालांकि बाद में उसे खोल दिया गया। और अब बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार ने आज तेजी की हैट्रिक लगाई है। कमजोर शुरुआत के बाद आई शानदार रिकवरी के चलते बाजार आज महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 90 अंक चढ़कर 9,580 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर 32,424 पर बंद हुआ। महीने के आखिरी सत्र में बाजार में बढ़त रही। ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। फार्मा, तेल, गैस शेयरों में भी खरीदारी रही। बैंक निफ्टी 127 अंक चढ़कर 19,297 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में बढ़त रही। वहीं सेंसेक्स में 30 में से 19 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही।
कोरोना संकट की घड़ी में देश की इकोनॉमी धीमी हुई है। जनवरी मार्च तिमाही में देश की जीडीपी घटकर 3.1% रही, जबकि वित्त वर्ष 2020 के दौरान ये 4.2% रही है। इस जीडीपी का इंतजार सरकार और पॉलिसी मेकर्स को बेसब्री से था, जिससे ये पता चल सके कि इन तीनों महीनों के दौरान देश की सही स्थिति क्या है, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। इसके अलावा अप्रैल में कोर सेक्टर के डेटा भी आए हैं। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ -6.5% से घटकर -38.1% रही है। फर्टिलाइजर आउटपुट ग्रोथ को छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई है। स्टील और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 14 पैसे की मजबूती के साथ 75.62 पर बंद हुआ। रुपया कल 75.75 पर बंद हुआ था और 4 पैसे की मजबूती के साथ 75.71 पर खुला। इसके बाद रुपया लगातार मजबूत बना रहा, जबकि जब तक कि रुपया बंद नहीं हो गया। इक्विटी मार्केट में तेजी से भी रुपए को सहारा मिला है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 35% तक की शानदार तेजी आई। इससे पहले खबर आई थी कि गूगल इस टेलीकॉम कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। कारोबार की मुश्किल से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए ये डील लाइफलाइन साबित होने वाली खबर है। ये भी खबर है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट वोडाफोन आइडिया में 5% हिस्सेदारी लेने वाली है। इस खबर का ही असर था कि बीएसई पर आज वोडाफोन आइडिया के शेयर 35% चढ़कर ₹7.85 हो गए। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने इस खबर का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल बोर्ड के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को एक और झटका लगा है। सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भाइयों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी, जिसके तहत जापान की दाइची सैंक्यो को 3500 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया गया था। यानी दोनों भाइयों को अब जल्द से जल्द ये रकम दाइची सैंक्यो को चुकानी होगी। दाइची सैंक्यो भी अब सिंगापुर समेत बाकी देशों में रिकवरी प्रक्रिया को शुरू कर सकेगी। बंद पड़ी जेट एयरवेज के रिवाइवल को लेकर लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। बोली सौंपने के अंतिम दिन करीब 11 निवेशकों ने कंपनी में अपनी रुचि दिखाई है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपे हैं। ठप पड़ी एयरलाइंस के लिए ये चौथे राउंड की बोली है। पिछले साल दिवालिया होने की बाद जून 2019 में इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में भेज दिया गया था। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जाने के बाद रिजोल्यूशन प्रक्रिया की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया। बोलियां मिलने के बावजूद कंपनी के लिए बेहतर खरीदार का चुनाव करने में भी वक्त लगा। नई मिली बोलियों में भी देखा जाएगा कि वो सभी नियम और शर्तें पूरा करते हैं या नहीं। स्पाइसजेट को ड्रोन का ट्रायल शुरू करने की इजाजत मिल गई है। स्पाइसजेट ड्रोन के जरिए दवाओं और जरूरी चीजों की डिलीवरी करेगी, जिसकी लागत भी कम होगी। ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में भी ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी की जा सकती है। स्पाइसजेट का ड्रोन का ट्रायल के लिए डीजीसीए ने हरी झंडी दी है और ट्रायल ख़त्म होने और मंजूरी मिलने के बाद स्पाइसजेट की स्पाइस एक्सप्रेस ड्रोन की जो ड्रोन की मदद से चीज़ों को डिलीवरी करने का काम करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों पर एनपीए और दूसरे कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें एनपीए से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये आय मान्यता, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस से जुड़े प्रावधानों के तहत आते हैं। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया गया था। नोटिस पर बैंक का जवाब नहीं आया और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर्म 26AS में एक बदलाव किया गया है। दरअसल इस फॉर्म में टीडीएस और टीसीएस का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर्म 26AS में एक बदलाव किया है। दरअसल इस फॉर्म में TDS और TCS का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेन देन की सूचना को भी शामिल किया गया है। CBDT ने कहा है कि फॉर्म 26AS को नया रूप दिया गया है। अब इसमें TDS, TCS के ब्यौरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेन देन, करों के भुगतान, किसी करदाता की ओर से एक वित्त वर्ष में डिमांड, रिफंड से जुड़े पेंडिंग या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है। यह बदलाव 1 जून से लागू होने वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए देश दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में दिखा है। इन दोनों शहरों में बीते 24 घंटे के दौरान 1000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में हर दूसरे दिन 24 घंटे में कुल मामलों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। कल दिल्ली में सारे रिकॉर्ड टूट गए और एक दिन में कुल केसेस 1024 तक बढ़े। दिल्ली में तेज मामलों की रफ्तार 17 मई के बाद ही आई है, जबकि राजधानी में लॉकडाउन 4.0 के तहत कई तरह की छूट दी गई हैं। इसी तरह मुंबई में रोज 1000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। मुंबई इस वक्त देश का सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित वाला शहर है। कल मुंबई में 1438 कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए गए। अब तक मुंबई में कुल 35,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस केस के मामले सामने आ चुके हैं। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के एडवांस रिजर्वेशन अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की इजाज़त होगी। 12 मई से राजधानी रूट पर 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 1 जून से 100 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाने वाली हैं। इन ट्रेनों से जुड़े बाकी सभी नियम और शर्तें रेगुलर टाइम टेबल की ट्रेनों की तरह ही होंगी। रेलवे ने बताया कि यह बदलाव 31 मई 2020 से लागू होंगे। कोरोना के चलते देश में प्रवासी मजदूरों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के एडवांस रिजर्वेशन अवधि को 30 दिन के लिए बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की इजाज़त होगी। 12 मई से राजधानी रूट पर 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 1 जून से 100 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से जुड़े बाकी सभी नियम और शर्तें रेगुलर टाइम टेबल की ट्रेनों की तरह ही रहेंगे। रेलवे ने बताया कि ये बदलाव 31 मई 2020 से लागू होंगे। कोरोना के चलते देश में प्रवासी मजदूरों की परेशानियां काफ़ी बढ़ी हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में 47 चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। इसमें लॉकडाउन के दौरान मरकज़ में रह रहे 35 देशों के 910 विदेशी नागरिकों को आरोपी बनाया गया है। सबसे ज़्यादा 9 चार्जशीट इंडोनेशिया के नागरिकों के खिलाफ है, जबकि 3 चार्जशीट मलेशिया, 2 चार्जशीट किर्गिस्तान के नागरिकों पर हैं। अभी करीब 45 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर होनी बाकी है। साकेत कोर्ट में 3 दिन के दौरान दाखिल चार्जशीट में सामने आया है कि मरकज़ में शामिल होने वाले सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के नागरिक हैं। इनकी तादाद 514 है, जिनमें से 257 लोगों ने अपना पासपोर्ट जमा कराया है। क्राइम ब्रांच की जांच टीम ने इन 47 चार्जशीट को 40,858 पेज में समेटा है, जिसके लिए 421 पेन ड्राइव इस्तेमाल किए गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की सूचना दी। उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस लिया। अलग छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने जोगी अपने अंतिम समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने खुद ही इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि
इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में लंबी पारी खेली, आईएएस की नौकरी छोड़ी, राजनीति में आए, फिर जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भी रहे। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 की काफी चर्चा है। फिल्म में जॉन सुपर हीरो हल्क की तरह हैरतअंगेज कारनामे नजर आएंगे, ये खुलासा किया है फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने। वहीं इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लॉकडाउन में पूरी कर ली गई है और जॉन चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाए ताकि तय वक्त पर फिल्म को रिलीज किया जा सके। एक्टर सोनू सूद के काम की हर ओर तारीफ हो रही है। मजदूरों को सुरक्षित घर पर पहुंचाने के मिशन में लगे सोनू का हौसला अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बढ़ाया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा, मैं गर्व महसूस करता हूं जब पढ़ता हूं कि मेरे पंजाबी साथी इस संकट की घड़ी में लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। वहीं सोनू सूद ने कैप्टन अमरिंदर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने पंजाबी साथियों का गर्व बनाए रखूंगा। दुनिया भर में अपना डंका बजा चुकी बाहुबली द कंक्लूजन को भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफ़ी लोकप्रियता बटोर रही है। रशिया इन इंडिया, जो कि रशियन एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने फिल्म के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय सिनेमा रूस में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। रशियन टीवी पर बाहुबली 2 का ब्रॉडकास्ट इसका सबूत है। कटरीना कैफ बहुत जल्द ही एक सुपर हीरो फिल्म की शूटिंग कर देंगी और शुरू कर देंगी। फिल्म को एक था टाइगर, सुल्तान और भारत जैसी कामयाब फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। अली इस वक्त देहरादून में अपने घर पर हैं और इसी दौरान उन्होंने फिल्म की कहानी पूरी की है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो लोकेशन की रेकी करेंगे और उसके बाद फिल्म फ्लोर पर जाएगी। ये सुपर हीरो फिल्म 2 पार्ट में बनेगी जिसे नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन ने रिलीज के 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अक्षय के एक ट्वीट ने उन्हें पत्नी के निशाने पर ला दिया। हुआ ये कि अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म से जुड़े कुछ खास सदस्यों का शुक्रिया किया, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को टैग नहीं किया। इस पर ट्विंकल ने लिखा, तुम पक्का मेरे अगले प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं हो।